5 राज्यों में जल्द ही विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इन चुनावों में जनता किसकी चुनेगी सरकार? पार्टियां किस आधार पर मांगेंगी वोट? एबीपी न्यूज पेश करता है घोषणा पत्र। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज के ये खास मंच घोषणा पत्र में। आपके साथ मैं हूं अखिलेश आनंद। घोषणा पत्र की हम शुरुआत करें। आज के अपने खास मेहमान से मैं आपका परिचय करवाऊं, उससे पहले तमाम दर्शकों से एक अपील, और इसी के साथ मैं आपको बता दूं, चूंकि ये कोरोना काल है, ऐसे में आपने देखा मैंने भी मास्क लगाया हुआ था और हमें इस बात का पूरा ख्याल है कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इसीलिए इस सभागार में जो तमाम लोग मौजूद हैं, लगभग लोग डबल वैक्सीनेटेड हैं और या तो फिर वो सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का पालन कर रहे हैं। तो चलिए अब कार्यक्रम की हम शुरुआत करेंगे और मैं आपको बता दूं कि आज एक बहुत ही खास मेहमान घोषणा पत्र के मंच पर थोड़ी ही देर में आने वाले हैं। किसी जमाने में बनारस में ये जनाब ऑटो चलाया करते थे। अब सोचिए किस तरीके का इनका संघर्ष रहा होगा। आज उत्तर प्रदेश की राजनीति के एक मंझे हुए खिलाड़ी हैं, बड़े खिलाड़ी हैं, अक्सर अपने बयानों की वजह से भी सुर्खियों में रहते हैं। कभी योगी सरकार में मंत्री भी रहे और इन दिनों योगी सरकार के सबसे मुखर आलोचकों में से एक हैं। जी हां, मैं बात कर रहा हूं सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी की। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। उसको जिताता है, अगर काम नहीं करता तो भाजपा दे देता हो। अगर मर्द हो तो पिछड़ी जाति का सीएम घोषित करो। हमारे निशाने पर लखनऊ की कुर्सी है। ओम प्रकाश राजभर, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष। पिछले चुनाव में बीजेपी से गठबंधन करने वाले और फिर योगी सरकार में मंत्री बनने वाले राजभर इस बार पाला बदल चुके हैं। इस बार वो अखिलेश यादव की साइकिल पर सवार हैं और यूपी की योगी सरकार को बदलने की हुंकार भर रहे हैं। भोलेनाथ जी के हम पुजारी हैं, हम उनसे पूछ के घूमते हैं। वो बता दिए हैं कि इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश से विदाई है, 24 में देश से विदाई होगी। वैसे माना जाता है कि राजभर में हवा का रुख भांपने का अनोखा कौशल है। उनकी पहले बीजेपी से और फिर ओवैसी से बात चली और बात पक्की हुई अखिलेश यादव से। माननीय भावी मुख्यमंत्री जी बगल में हैं, ऐसे ही 2022 के बाद बगलिए में रहा। राजभर ने 80 के दशक में कांसीराम के समय में राजनीति शुरू की थी, लेकिन मायावती से विवाद के बाद 2002 में इन्होंने अपनी पार्टी बना ली। हालांकि पहले तक उनकी चुनावी मौजूदगी दूसरों का खेल खराब करने वाली ज्यादा रही, लेकिन 2017 में बीजेपी के साथ हुए गठबंधन ने उन्हें सत्ता का स्वाद चखाया। यूपी में राजभर वोट करीब 4% है और ओम प्रकाश राजभर की पार्टी का पूर्वांचल के कई जिलों में असर है। तो क्या राजभर इस बार पूर्वांचल में बीजेपी का खेल खराब करेंगे? जी, तो ओम प्रकाश राजभर का यह सफरनामा आपने देखा और चूंकि हमारे कार्यक्रम का नाम घोषणा पत्र है, मैं चाहूंगा ओम प्रकाश जी आप मंच पर आएं और अपनी पार्टी को लेकर, चुनाव को लेकर आप क्या घोषणा करना चाहते हैं, संक्षेप में अपनी बात रखिए। स्वागत है आपका। जी, यहां पे आज एबीपी न्यूज की तरफ से आयोजित घोषणा पत्र कार्यक्रम में सामने बैठे हुए सभी साथियों को ओम प्रकाश राजभर का नमस्कार, प्रणाम। प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। देश में संविधान एक है, प्रधानमंत्री एक, मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में एक, राष्ट्रपति एक, लेकिन 2 तरह की शिक्षा है। अमीर के लिए अलग और गरीब के लिए अलग। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी एक समान, अनिवार्य और फ्री शिक्षा
उत्तर प्रदेश में लागू करने के लिए हम जनता के बीच में 2022 ही नहीं, हम 2002 से इस बात को लेके घूमते हैं। दूसरा, हमारा प्रदेश में 24 करोड़ आबादी में जातियों की गिनती नहीं है। अगर पूछा जाए तो इस देश में तो नहीं कह सकते, लेकिन उत्तर प्रदेश में अहिर, गडेरी, कुंबी, कोयरी, भर, चमार, मुसहर, धोबी, खट्टिक, पासी, केवट, बीन, मला, जुल्हा, धुनिया, अंसारी, शेख, सैयद, पठान, चौहान, ठाकुर, ब्राह्मण, बनिया, लाला, गुण, खरवार, भूमियार, बिहार, नाई, खंघार, आर्य, कर्कबंसी, बंजारा, बहेलिया, इनकी गिनती नहीं है। इनकी गिनती के लिए हम 2002 से प्रयासरत हैं, जातिवार जनगणना के लिए, ताकि इनको भी अवसर मिले सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में। तीसरी चीज, आज पूरे प्रदेश में गरीब, कमजोर, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक महंगाई की मार से हाहाकार मचा हुआ है। वो महंगाई से निजात चाहता है। कमाई आधी हो गई, महंगाई 4 गुना बढ़ गई, जिससे हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं तो जनता इस बात को कह रही है कि आप लोग जो मुद्दे लेके आ रहे हैं, जो चुनाव में मांग आपकी है, जो आप लड़ना चाहते हैं, उसमें महंगाई को भी एक मुद्दा आप बना लो। आज कोई भी गरीब किसी वर्ग जाति का हो, उसके घर अगर कोई बीमार हो गया, ऑपरेशन करा लिया, तो 5 साल के लिए उसके जीवन बर्बाद हो जा रहा है, परिवार तहस नहस हो जा रहा है। जब मैं एमएलए बन करके आया तो मैंने यहाँ देखा कि व्यवस्था है शासन से कि किसी भी सरकारी हॉस्पिटल से कोई व्यक्ति एस्टीमेट बनवा के दे दे, उस पर विधायक लिखा पढ़ी कर ले तो उसके इलाज के लिए पैसा विवेकाधीन कोष से मिल जाता है। हमने 18 महीना जब मैं मिनिस्टर था, 3,62,77,000 रुपया हमने अपनी कलम से अपनी विधानसभा के साथ साथ उत्तर प्रदेश में दिलाने का काम किया। एक ऐसा उत्तर प्रदेश में हम लोग कानून बनाना चाहते हैं कि कोई भी गरीब किसी जाति धर्म का हो, अगर वो बीमार होता है, इलाज कराना या ऑपरेशन कराना, पैसा सरकार दे और इलाज उसका फ्री में हो। आज देश में बड़ी लड़ाई छिड़ी है आरक्षण को लेकर के। बड़ी मेहनत से स्वर्गीय बीपी सिंह जी ने 1990 में घोषणा किया पिछड़ी जाति को 27% रिजर्वेशन, तो उसका विरोध भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया कि हम पिछड़ों को आरक्षण नहीं लेने देंगे। 93 में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर आरक्षण लागू होता है। 28 साल हो गया, आज तक 12 जातियां उसका लाभ ले रही हैं। इस बात को माननीय राजनाथ जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने एक सामाजिक न्याय समिति गठित की और जब रिपोर्ट आई तो तब तक सरकार चली गई। वो रिपोर्ट रद्दी की टोकरी में पड़ी रही, उस पर कोई चर्चा करने को तैयार नहीं। जब मैं 2017 का चुनाव आया तो 2016 में माननीय अमित शाह जी से हमारी बात हुई, फिर 2 बार यहीं लखनऊ में पंचायत भी हुई हमारी, लेकिन धोखा देने की साजिश थी हमको। दूसरी बार ये कहा गया कि आयोग गठित किया जाता है, माननीय राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कमेटी बना दी और कमेटी रिपोर्ट आ गई 30 अक्टूबर 2018 को। जब उसको लागू करने के लिए हमने दबाव बनाना शुरू किया तो माननीय अमित शाह जी वर्तमान गृह मंत्री ने कहा हम इसको लागू नहीं करेंगे, अगर इसको लागू करेंगे तो कई जातियां नाराज होगी। हमारा चुनावी जो घोषणा पत्र है, सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट, राघवेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो कमेटी गठित हुई वो भी रिपोर्ट आ गई 30 अक्टूबर 2018 को 7, 9, 11 में बांट दिया। जब बांट दिया तो फिर उसको लागू करने के लिए सरकार भागने लगी तो मैंने इस्तीफा दे दिया। ये हमारे चुनावी घोषणा पत्र में है कि हम सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट लागू करेंगे और प्रदेश में इसको लागू करने के लिए हम लोगों ने माननीय अखिलेश यादव जी से बात की और बात करके वो भी इस पे एग्री हुए। शुक्रिया। ओम प्रकाश राजभर जी आ जाइए यहाँ पे। आपने जातियों को लेकर एक बात कही, आपने ये कहा कि मैं जातिवाद करता हूं, इस तरीके के आरोप लोग लगाते हैं, इसका तो मुझे नहीं पता, लेकिन जातियों के नाम आप जिस तरीके से धनाधन गिनवाते हैं ऐसा लगता है कोई मंत्रोच्चार कर रहा हो। बहरहाल सवाल मेरा आपसे ये है, घोषणा पत्र को लेकर आपने तमाम बातें कही, लेकिन सवाल यह कि जनता आप पर एतबार कैसे करे। किसी जमाने में आप अखिलेश यादव के खिलाफ थे, योगी जी के साथ थे, आप ओवैसी जी के साथ रहे, अब अखिलेश यादव जी के लिए वोट मांग रहे हैं। कैसे लोग आप पर भरोसा करें कि और आपके कहने पर उसे वोट दे दें जिसके लिए आप कह रहे हैं? देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता इतिहास
देखा है, एक समय था जब कांग्रेस की सरकार थी, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के अधिकार के लिए जब कांग्रेस के सामने प्रस्ताव रखा तो कांग्रेस ने इनकार कर दिया, तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने इस्तीफा दे दिया। तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पर देश की जनता ने विश्वास किया, पिछड़े दलित वंचित समाज के लोगों ने विश्वास किया। उसी तरह ओम प्रकाश राजभर ने जो मुद्दे आपके सामने मैंने गिनाया अपने घोषणा पत्र का, इन्हीं चीज़ों को लेकर के मैं भारतीय जनता पार्टी के पास गया था। जब उन्होंने इस बात से मुकर गए तो चूंकि पहली बार हमारा उनका गठबंधन था, गठबंधन कैसे किया जाता है, क्या क्या बातें होती है, मुझे ये सब जानकारी नहीं थी। मैं सीधा साधा व्यक्ति और मैं बात हुई, हम तैयार हो गए। अब वो यूज एंड थ्रो वाली नीति अपना करके, जो अंग्रेजों की नीति थी, उस नीति से हमको इस्तेमाल किया, इस्तेमाल करके फेंक दिए। तो हम भी उनको जब देख लिया कि ये वंचित पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के दुश्मन बन गए। सीधा उदाहरण मैं आपको अभी एक नजीर दे दूं, आप उठा के देखिए, 18 कमिश्नरी है, कहाँ हिस्सेदारी है? आप उठा करके देखिए। पिछला बड़ा आरोप लगाते थे, हम मंचों पे भी रहते थे, हमारे अमित शाह जी या योगी जी भाषण देते थे कि समाजवादी पार्टी में जातिवाद होता था। उस समय तो 8 डीएम थे, इस समय योगी जी की सरकार में 20 डीएम राजपूत हैं। क्या ये जातिवाद नहीं है? उस समय तो 8 पे चिल्ला रहे थे, 20 पे क्यों नहीं चिल्लाते हो? तो ये जो पालिया बदलते हैं सिर्फ इन्हीं मुद्दों के लिए बदलते हैं या अपने राजनीतिक वजूद को बचाए रखने के लिए? नहीं, हम गरीबों को हक दिलाने के लिए अच्छा। पहली बार गया था, इसी नाते वहां बिना शर्त समर्थन हमने दे दिया था। और यहां पहले तय हो गया, जब बिल्ली गर्म दूध पीते समय जल जाती है ना, तब माठा फूक फूक के पीती है। तो हमने पहले तय किया कि तय कर लो, जातिवार जनगणना होगी कि नहीं। हम तो 6 महीने के लिए कह रहे थे, उन्होंने 3 महीने का हमको कहा। हमने कहा कि गरीब आज बिजली का बिल नहीं दे पा रहा है, और मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के और गृह मंत्री देश से कहता रह गया, नहीं माने। आपकी क्या ओपिनियन है? उन्होंने कहा कि हम 300 यूनिट बिजली हम उत्तर प्रदेश में सबको फ्री में देंगे। पहले तय हो गया, गरीबों का इलाज हम फ्री में करेंगे। उन्होंने कहा कि हम एक समान अनिवार्य और फ्री शिक्षा लागू करेंगे। अगली सवाल की तरफ बढ़ता हूं। मेरे सहयोगी पंकज झा आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजभर जी, आपने अभी कहा कि सब चीज़ तय कर लिया आपने। 2 सवाल हैं मेरे। क्या तय कर लिया कि अगर अखिलेश यादव सीएम बनते हैं तो ओम प्रकाश राजभर डिप्टी सीएम बनेंगे? कितनी सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? इसमें क्या तय हुआ है? देखिए, सीटों का तो तय नहीं है, तय तो मुद्दों की बात है। सीट हमारे लिए बहुत मायने नहीं है। 25 सीट वो माथुर ने कहा, 22 अमित शाह ने कहा, जब चुनाव आया तो 8 सीट दिया। और भारतीय जनता पार्टी के लोग हम लोगों को हराने में भी लग गए। 4 जीते, सदन में आए, 4 ही एमएलए लेकर के आप लोगों के आशीर्वाद से आज पूरे देश में ओम प्रकाश राजभर को लोग जानने लगे। तो सीट का कोई बहुत झगड़ा नहीं है, और ऑलरेडी हम लोग 4 जीते हुए हैं, वो तो 4 फाइनल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और उसके बाद जहां लड़ना होगा तो लड़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर भी मन में कुछ संख्या सोचे होंगे ना, नंबर होगा ना आपके मन में? नहीं, नंबर सिर्फ इतना है कि हमको अपनी पार्टी की मान्यता प्राप्त दल कराना है, बस इतना समझौता है। वो इसके लिए एग्री हैं। उन्होंने कहा है कि निश्चित है कि हम अपने भी प्रत्याशी लड़ा करके आपके सिंबल पर हम आपकी पार्टी को मान्यता प्राप्त डिप्टी सीएम वाली कोई बात हुई क्या? नहीं, देखिए हम ही सब की लड़ाई नहीं लड़ते। अरे पहले तो कहते थे कि 4 डिप्टी सीएम एक साल, फिर दूसरे साल 4 और दूसरी बिरादरी के। नहीं, जब मैं कहा था, आज भी उस पर अड़िग हूं, जब भागीदारी संकल्प मोर्चा की सरकार बनेगी तो 1-1 साल सीएम होगा और 5-5 डिप्टी सीएम बनाएंगे। वो भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ था। अब सब खत्म? नहीं, खत्म कहाँ है, अब फिर मोर्चा बनेगा, देखा जाएगा आगे क्या होगा। ये तो जबरी बैठा के लिए आए। अच्छा, एक बात बताइए राजभर जी, अभी एक जो बात आप कह रहे थे, आप मुद्दों की वजह से साथ हैं अखिलेश यादव के, जिसके भी साथ आप जाते हैं। अगर आप पाले बदलते भी हैं तो मुद्दों के साथ आप जाते हैं, इसमें कोई आपका व्यक्तिगत हित नहीं होता है। सवाल मेरा ये है, क्या पोस्ट पोल अलायंस में भी कुछ संभावना आप देखेंगे? अगर मान लीजिए हंग असेंबली की सिचुएशन बनती है यूपी में, अगर आपके मुद्दों को मान लें बीजेपी वाले, योगी जी मान लें, तो क्या उनके साथ जाएंगे? क्योंकि आप तो मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी डूबती हुई नैया है, जेके मरे के हो ते जाए, हम त न जाब।
हम तो अखिलेश के साथ रहेंगे। चुनाव के बाद अगर संभावना बनती है, चुनाव के सवाल बाद मेरा भी ये मैं है, अखिलेश जी के साथ हूं, चाहे सरकार ना भी रहूंगा। बना पाने की स्थिति में सरकार बने ना बने, और ना बनने का सवाल कहां है। हम जिला गिनवा दें, बलिया में एक सीट भाजपा का खाता नहीं खुलेगा, गाजीपुर में नहीं खुलेगा, मऊ में नहीं खुलेगा, आजमगढ़ नहीं खुलेगा, अंबेडकर नगर नहीं खुलेगा, बनारस में 8 सीट है, 6 सीट जीत के दिखाऊंगा, फिर बुलाइएगा तो एकदम सीना ठोक के बताऊंगा। हमने जो अभी तक पाया गठबंधन के बाद, मैं गठबंधन बीजेपी से भी किया था, लेकिन पहली बार मीटिंग में अमित शाह जी गए, उसके बाद हमारी रैलियों में जहां हम 1-1 लाख भीड़ जुटाते थे, तो बीजेपी वाले अपने जिलाध्यक्ष को भेजते थे। ये मैंने देखा 7 रैलियों की बात। और यहाँ अखिलेश जी हाथ पकड़ के कहते हैं आप आगे चलो, हमारी भीड़ में आप दिक्कत होगी, आप आगे अगर हम पीछे पीछे हैं। और जो सम्मान इज्जत अखिलेश जी दे रहे हैं, वो सम्मान इज्जत भारतीय जनता पार्टी ने कभी हमको नहीं दिया। ठीक है, अब मेरे साथ यहाँ गोविंद पंत राजू जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। ओम प्रकाश जी, आपने अभी अपनी बात यहाँ पर रखी, घोषणा पत्र के मुद्दे रखे, बहुत साफ चीज़ें दिखाई देती हैं कि आपकी सोच बहुत साफ है। लेकिन फिर भी ऐसा क्यों है कि आप राजनीति में सबसे ज़्यादा अविश्वसनीय नेताओं में से एक माने जाते हैं? देखिए, स्वतंत्र देव पटेल अगर मुलायम सिंह से मिलें तो कोई चर्चा नहीं, लेकिन ओम प्रकाश राजभर स्वतंत्र देव से मिलने तो पूरे देश में आग लग जाती है। मुलायम सिंह मिलेंगे मोदी जी से तो कोई चर्चा नहीं, मायावती जी मिलेंगी सोनिया जी से कोई चर्चा नहीं। 4-4 बार बीजेपी से समझौता करके बसपा ने गवर्नमेंट बनाया, कोई विश्वास नहीं। गठबंधन अभी लोकसभा में सपा और बसपा गठबंधन 24 के लिए हुआ था, वहाँ कोई विश्वसनीयता नहीं पैदा कर सकता, क्योंकि वो बड़ी पार्टी है। हम लोग अभी छोटी पार्टी दिख रहे हैं, इस नाते लोग तुरंत कमजोर की तरफ उंगली उठा देते हैं। इस नाते हम बीजेपी के साथ थे, ईमानदारी से थे। कहने के लिए कोई कुछ कहे, हमारे सामने बैठ के अमित शाह जी हों, चाहे जेपी नड्डा हों, चाहे योगी जी हों, बैठ के सामने बात कर लें। 200 मीटर सड़क मिनिस्टर ना बना पावे, ये कौन सा तमाशा है? एक डीएम का ट्रांसफर 19 एप्लीकेशन मिनिस्टर दे और सरकारी चक्रोट डीएम ना नपवावे। अगर मुख्यमंत्री से कहा जाए तो कहें कि चलो देखा जाएगा। ये कौन सा तरीका? एक मिनिस्टर जो है सरकारी चक्रोट ना नपवा पावे, एक मिनिस्टर एक आदमी का ट्रांसफर नहीं करा सकता, किस बात का वो मिनिस्टर है? इस नाते हमने वहां जो देखा, जो सीखा, जो पाया, तो लोग स्वाभाविक है कि कमजोर को लोग तुरंत कह देते हैं, मजबूत को। मायावती जी का 4-4 मैं बता रहा हूं, एक नहीं 4 बार। पहली बार गठबंधन हुआ तो लंबे समय के लिए हुआ, लेकिन हुआ क्या? 5 महीने में टूट गया। मैं उस समय बसपा में था, 5 महीने में टूट गया। फिर गठबंधन हुआ कि 6-6 महीने का होगा, और चला ली, फिर छोड़ दिया। लेकिन वहां कोई उंगली नहीं उठा सकता, इस नाते कि वो राष्ट्रीय पार्टी है। मायावती जी बड़ी नेता हैं, उनके अधीन मैं जिलाध्यक्ष था, हम कमजोर हैं, इस नाते लोग कह रहे हैं। लेकिन इस बार समझ में सबको आ रहा है कि ओम प्रकाश राजभर बड़ी ताकत लगी दिल्ली से लेकर लखनऊ तक, कि ओम प्रकाश राजभर को किसी तरह वहां से हटा दिया जाए। लेकिन ओम प्रकाश राजभर अखिलेश जी के साथ पहाड़ की तरह एकदम डटा हुआ है, किसी की हिम्मत नहीं कोई हटा दे। चलिए अब अगला सवाल ले लेते हैं राजभर जी। मेरे सहयोगी रणवीर आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। राजभर साहब, इस चुनाव में धर्म को लेकर बहुत बातें हो रही हैं और आप गाजी की मज़ार पर गए, उसको लेकर बहुत विवाद हुआ। जिन्ना को लेकर आप क्या सोचते हैं, मैं एक तो ये जानना चाहता हूँ, और दूसरा, अखिलेश जी अयोध्या जाने वाले थे, लेकिन फिलहाल उन्होंने साफ किया है कि जब मंदिर बन जाएगा तब वो सब परिवार जाएंगे। आप मज़ार पे जा सकते हैं, मंदिरों में जाएंगे कि नहीं जाएंगे? देखिए, जो आपने बात बताई ये 100% गलत है। मैं मज़ार पे नहीं गया था। जो बीजेपी ने हवा खड़ा किया कि ओवैसी जी के साथ ओम प्रकाश राजभर बहराइच गए थे, ये 100% झूठी खबर। आप लोग भी उस होटल में थे, वो अकेले चले गए, मैं यहीं था, ये तो पहले झूठी खबर है। और दूसरी बात जो आप सवाल कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी ये चिल्ला रही है कि हमको जिंदा रखो, जिंदा रखो। अब आप लोग सुनते हैं दूसरी भाषा उनका, वो जिंदा रहने के लिए चिल्ला रहे हैं कि हमको जिंदा रखो, जिंदा रखो। और चुनाव में ओम प्रकाश राजभर धर्म का चश्मा यहाँ अभी खड़ा होकर नहीं बोला।
नहीं, एक मिनट राजभर जी, देखिए इसमें एक बात है जो रणवीर भी कह रहे थे, और इसमें एक विरोधाभास है। आप अपने जिनके साथ अब आप सरकार बनाना चाह रहे हैं उनको लेकर नहीं कह रहे हैं धर्म का चश्मा। अगर बीजेपी के नेताओं को भगवान कृष्ण सपने में दर्शन दे रहे हैं तो अखिलेश जी को भी तो दे रहे हैं, वो धर्म का कार्ड नहीं है क्या? फरसा लेके भी घूम रहे थे अभी तो। नहीं, मैं जो कह रहा हूँ हाँ। कि माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी मध्य प्रदेश चुनाव प्रचार में गए थे, तो उन्होंने हनुमान जी की जाति बता दी कि ये दलित है। तो हनुमान जी दलित हैं, तो भगवान राम को तो मैंने पढ़ा हूँ कि क्षत्रिय थे, और कृष्ण भगवान को पढ़ा हूँ कि यादव थे। तो यादव के साथ रहेगा, क्षत्रिय के साथ रहेगा, हनुमान के साथ रहेगा, दलित। राजभर जी, आप कुछ खास मुद्दों के लिए, गरीब लोगों के मुद्दों के लिए बीजेपी के साथ गए थे, लेकिन बीजेपी ने आपके जो भी आपसे वादा किया था पूरा नहीं किया, तो आप निकल आए। अगर अखिलेश यादव जी ने फिर यही किया जो बीजेपी ने आपके साथ किया, तब आपका रुख क्या होगा? देखिए, जो समझौता हमने बीजेपी से किया उस समय हम परिपक्व नहीं थे। हम उनसे बैठ के बात नहीं कर पाए कि इन चीज़ों पर। उन्होंने कहा कि आप क्या चाहते हो, हम कहे यही हमने लिख के ले आया है। कहाँ साहब हो जाएगा। हमने उनसे बिंदुवार चर्चा नहीं की, सिर्फ एक चर्चा की थी सामाजिक न्याय समिति पर। तो अमित शाह जी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के 6 महीना पहले लागू करूंगा। उन्होंने जब लागू नहीं किया तो छोड़ दिया। यहाँ जो बात मैं कह रहा हूँ वही बात अखिलेश जी ने कहा। तो जो चीजें हमने उनसे बात किया है वो एग्री हैं। लेकिन राजभर जी देखिए, ये भी तो है ना कि चुनाव से पहले तो तमाम नेता आपकी बातें मान लेते हैं, चुनाव के बाद ही आपकी बात नहीं मानी जा रही है, ये दिक्कत हो जा रही है। नहीं, देखिए इस बार और उस बार जी बहुत अंतर है। चलिए ठीक है, मेरे साथ यहाँ नवल कांत सिन्हा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं। राजभर जी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में आप उस सम्मा की तरह हैं जिसके आसपास तमाम राजनीतिक दल परवाने बन के घूमते हैं, लेकिन आप बीजेपी का दिल तोड़ के, ओवैसी से मुंह मोड़ के अखिलेश जी तक पहुंचे, उनके बगल में बैठ गए हैं। मेरा सवाल ये है कि आप लगातार दावा करते हैं कि बीजेपी को आपने पिछले चुनाव में बड़ी सफलता दिलवाई थी। अब सवाल ये है कि आप जब सपा के संग आ गए हैं तो आप सपा को कितनी सीटों पर फायदा पहुंचा देंगे और बीजेपी को कितनी सीटों पर नुकसान पहुंचा देंगे? 12 से 22% वोट अकेले पूर्वांचल की 163 विधानसभा सीटों पर अकेले हमारी बिरादरी है। हमने एक योजना बनाई भागीदारी संकल्प मोर्चा में, प्रेमचंद प्रजापति भागीदारी पार्टी, बाबूराम पाल राष्ट्र उदय पार्टी, रामसागर बिन भारत माता पार्टी, जनता उन्नत पार्टी अनिल चौहान, संजय चौहान जनता क्रांति पार्टी, किसड़ा पटेल कमेरावादी, अपना दल कमेरावादी। इस तरह हमने सतीश बंजारा को लिया, उनका एक संगठन था, प्रेमचंद कश्यप का एक संगठन था, गुलाब खंघार का एक संगठन था। हमने एक मोर्चा बनाया। जब उनके बीच में हम जाने लगे, उन लोगों ने कहा कि आपके भी चैनल पे जब मैंने खंघार की बात किया, बंजारा बहेलिया की बात किया, तो संदेश वहाँ तक आपके माध्यम से पहुँचा। बड़ी तेजी से लोग हमारे साथ जुड़ने लगे। कम से कम आप नाम तो ले रहे हो, आज़ादी के बाद कोई नाम लेने वाला नाम नहीं जानता नेता, आप तो नाम जान रहे हो। तो ये इन लोगों का स्नेह प्यार सहयोग मिलने लगा हमको। और बलिया से हम अगर शुरू करें, 7 सीटें हैं। आज बलिया के 2 मिनिस्टर हैं, 1 सांसद हैं, 1 राज्यसभा हैं और 5 MLA हैं। आप उन्हीं से मिल जाए कभी तो पूछ लीजिएगा। मऊ में पूछ लीजिएगा, आजमगढ़ गाजीपुर पूछ लीजिएगा, बनारस पूछ लीजिएगा जी, या पूर्वांचल के आप 163 विधानसभा सीटों पर हमारी कुवत कुछ नहीं थी। ठीक है राजभर, लेकिन जिताने की कुवत थी। और आज वही कुवत समाजवादी पार्टी के साथ खड़ी हुई है। हमने रिजल्ट देखा था, 226 सीटों पर समाजवादी पार्टी 48 जीती, शेष पर वो दूसरे नंबर पे थी। तो उस सीट पर हम खूब मजे में वहां तक पहुंचा देंगे। उसके अलावा भी नतीजे आएंगे तो राजभर जी पता चल ही जाएगा कौन कितनी सीटें जीत रहा है। नीरज भी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, मेरे सहयोगी। सर, मैं पूछना चाहता हूँ, आजकल हर नेताओं के सपने में कोई भगवान आ रहा है या कोई आ रहा है, आपके सपने में कौन आ रहा है? हमारे मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने जब मध्य प्रदेश में कहा कि हनुमान जी दलित हैं, तो हम हनुमान जी के वंशज हैं। क्योंकि मैं इस बात को क्यों कह रहा हूँ, आज भी हम गांव के रहने वाले हैं। जब छोटे छोटे बच्चे राजभर बिरादरी के झगड़ा करते हैं
तो बुजुर्ग कहते हैं कि जाय दई भर बानर है। तो शंकर भगवान के वंशज हैं ना हनुमान जी, पुत्र हैं, तो हम शंकर भगवान के पुजारी हैं। आज मैं अभी मीटिंग किया, मुझे भी आश्चर्य होता है कि जब तक मैं वहाँ था तब तक धूप थी, मैं वहाँ से निकला हूँ 5 मिनट के बाद बूंदाबांदी शुरू हो गई। तो लोगों ने कहा कि नेताजी ऐसा क्यों? हमके सब माया ऊपर वाले की है, भोलेनाथ जी की। संजय त्रिपाठी आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं सवाल। 2 सवाल हैं राजभर जी मेरे। पहला तो ये है कि आप अपने हर भाषण में कई सारी पिछड़ी जातियों का नाम लेते हैं और कहते हैं कि इनको हमें आगे बढ़ाना है और इनकी दिक्कतों को दूर करना है, लेकिन जिस पार्टी के साथ समझौता करके आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं उस पर एक जाति विशेष को प्रश्रय देने का, आगे बढ़ाने का आरोप हमेशा से लगता रहा है। इस दिक्कत को कैसे दुरुस्त करेंगे? दूसरा सवाल ये है कि चुनाव के बाद में अगर आपका जो गठबंधन है समाजवादी पार्टी के साथ में, अगर कुछ कोर कसर रह जाती है तो किसके साथ समझौता हो सकता है? कौन नंबर 1 चॉइस होगा? ओवैसी होंगी, प्रियंका गांधी होंगी या मायावती? देखिए, जो पहला आरोप था ये भारतीय जनता पार्टी की रची रचाई कहानी थी। आज हम आपको प्रमाण दे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो 6 डीएम यादव थे। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में 20 डीएम 21 एसपी ठाकुर हैं। इसको कोई नहीं बोल सकता, किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई बोल दे। क्या ये जातिवाद नहीं है? आज के तारीख में 69,000 शिक्षक भर्ती, 68,500 की बात करें, पिछड़े दलित का हिस्सा किसने लूटा? योगी जी ने लूटा। 16 पेपर कराया विभिन्न विभागों का। पेपर लीक क्यों कराया? हिस्सा लूटने के लिए कराया। इनको कोई नहीं कहेगा, चूंकि सरकार में है। एक पत्रकार दिखा दिया, देश का चौथा स्तंभ होता है, सरकार को आईना दिखाता है। एक मिर्जापुर का पत्रकार खाली इतना दिखा दिया बेचारा कि मिड डे मील योजना में नमक और रोटी खिलाई जा रही है, जेल भेजवा दिया योगी जी ने। यही है आपका अहंकार, यही हिटलरशाही है। आपको तो वो कहा कि यहाँ गड़बड़ी हो रही, इसको ठीक कर लीजिए, आप उसको ठीक कर दिए। सैकड़ों पत्रकार को ठीक कर दिए। और दूसरा आपने सवाल किया, अगर मगर लेकिन काम बिगाड़े 3, अगर मगर लेकिन कोई नहीं है। जैसे एक नारा लगता है ना, कोई नहीं है टक्कर में। समाजवादी पार्टी भागीदारी संकल्प मोर्चा पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहा है। मजे की बात आपको बता दूं, जो भारतीय जनता पार्टी ने बीज बोया है, बबुल का बीज बोया है, आज उठा के देखिए। 1932 में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को रिजर्वेशन दिया और स्वीट पॉइजन की तरह मोदी जी ने सारे विभाग प्राइवेट में कर दिया, ले गए पहेट के, और उनका आरक्षण खत्म हो रहा है, खत्म कर दिया। बैकवर्ड का आरक्षण खत्म कर दिया। जिनका आरक्षण खत्म किया, जो पढ़े लिखे लोग हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स के हों चाहे बैकवर्ड के हों, ये लोग मन बना चुके हैं कि अब हम लोगों को बसपा नहीं, भाजपा नहीं, अब हम लोगों को बीजेपी को हराने के लिए सिर्फ एक पार्टी बची है, जो सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के साथ हम लोग खड़े होंगे। ये होने जा रहा है। लेकिन एक बात बताइए राजभर जी, फिर अखिलेश यादव जी को भी बार बार आपको यह एहसास क्यों कराना पड़ता है कि आपके बिना उनका काम नहीं चलेगा? आपका एक बड़ा मशहूर बयान है कुछ महीनों पहले, जो आपने बात कही थी कि साइकिल बिना हवा के चलती नहीं है, और जो अखिलेश जी की साइकिल है उसमें हवा का काम आप करेंगे। नहीं, देखिए, मतलब उनको आप क्या बताना चाहते हैं? मैं 2016 की बात करूं अगर, तो उस समय बहुजन समाज पार्टी उत्तर प्रदेश में जनता के दिमाग में बस रही थी। 9 जुलाई 2016 को जब माननीय अमित शाह जी के साथ एक रैली मैंने मऊ में किया, तो हवा का रुख मुड़ गया। वहीं से सपा और बसपा पतन की ओर जाने लगे और सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी और भारतीय जनता पार्टी उत्थान की तरफ बढ़ने लगे। और भारतीय जनता पार्टी ने मेहनत किया, हमने भी मेहनत किया, सरकार बन गई। ठीक वही स्थिति आप लोग तो हमसे बेहतर जानते हैं, आप लोग हवा का रुख बहुत आंकते हैं। नहीं, लेकिन हवा तो आप भरने का काम करें नहीं, ना। हमने आपको दिखाया ना। देखिए, मैं बता दूं, एक दिन मैंने अखिलेश जी से 2 दिन में समझौता किया हूं। बात तो बहुत करता था लेकिन बताता नहीं था। एक दिन मैंने अपनी फोटो अखिलेश जी से बात करके 2 फोटो हमने कहा कि शेयर किया जाए 5 मिनट के अंतर पर, उसके बाद समझ में आ जाएगा कि क्या होने वाला है। देश का कोई स्मार्टफोन नहीं था कि जिस पे हमारी फोटो और अखिलेश जी की न गई हो।
उस फोटो ने प्रदेश में कह दिया कि अब सरकार बन जाएगी। मतलब मिडास टच में है, मिडास टच आप में, मतलब जिसको टच कर दे आप सोना बना देते हैं, यही कहना चाह रहे हैं ना आप? हम 27 अक्टूबर को रैली किए मऊ में, हाँ। और उस रैली ने पूरे देश में भूचाल पैदा कर दिया। उसी दिन से लोग मान गए कि अब अखिलेश जी को ओम प्रकाश राजभर कुर्सी पर बैठाई के मानेगा। चलिए, अरविंद जयतिलक जी आपसे सवाल पूछना चाह रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। राजभर जी, अभी मैं पूर्वांचल के तकरीबन 5-6 जिलों के लोगों से मिला, विशेष रूप से जो दलित हैं, ओबीसी के लोग हैं, तो उन्होंने कहा कि ओम प्रकाश राजभर जो है पूर्वांचल के कर्पूरी ठाकुर हैं। मुझे अच्छा लगा, ये आपके लिए बड़ी सम्मान की बात है। लोगों ने अतीत से वर्तमान को जोड़ने की कोशिश की, लेकिन जब सम्मान बढ़ता है तो अपेक्षाएं भी लोगों की बढ़ जाती है। लोगों ने जानना चाहा कि जो मौजूदा सरकार है या इसके पहले की सरकारें हैं, अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है जिसमें आप शामिल होते हैं, आपको जिम्मेदारी मिलती है, तो कोई ऐसी 5 नीतियां आप बताएं जो हाशिए के लोगों के जीवन को परिवर्तित करेगा। और दूसरा सवाल ये है कि अगर आप सरकार में शामिल होते हैं तो ऐसी क्या आपके पास जो है नई पॉलिटिकल जो है केमिस्ट्री है जो भारतीय जनता पार्टी से अलग होगी जब आप शामिल हुए थे, और फिर आपका समाजवादी पार्टी से किसी तरह का वैचारिक टकराव नहीं होगा? देखिए, जिन लोगों से आपने बात किया उन्होंने अपनी भावना आपको बताई, मैं उनकी भावना का स्वागत करता हूं। कहीं ना कहीं उनको विश्वास है कि एक नेता हमारे लिए लड़ रहा है। उनको विश्वास इस नाते हुआ कि सदन से लेकर सड़क तक वंचित, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, चाहे शिक्षा का सवाल हो, चाहे स्वास्थ्य का सवाल हो, चाहे रोजगार का सवाल हो, चाहे नौकरी का सवाल हो, चाहे शुल्क प्रतिपूर्ति का सवाल हो, चाहे छात्रवृत्ति का सवाल हो, चाहे जातिवार जनगणना का सवाल हो, चाहे घरेलू बिजली का बिल माफ़ी का सवाल हो, चाहे गरीबी उन्मूलन का सवाल हो, तो ओम प्रकाश राजभर वहाँ टहल करके पूर्वांचल के कोई गांव ऐसा नहीं है, पूर्वा टोला भी मैंने नहीं छोड़ा है, उनसे बताने का प्रयास किया हूं कि जब देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई तो हमारे देश के जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनकी सोच थी कि देश आज़ाद होगा, छोटा छोटा प्रदेश होगा, कुटीर उद्योग लगेगा, कच्चा माल सरकार देगी, तैयार माल सरकार खरीदेगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हमें जिस धरती पे रहता हूं, अगर आपको बलिया के द्वाबा, सहतवा, रेवती ले चलें तो बस्तियों में अगर पहुंचा दूं तो आप माथा पकड़ लेंगे कि आज़ादी के 75 साल में इनका ये आलम है। सरकारें बड़ा ढिढोरा पीटती हैं, आज भी उन गरीब, कमजोर, वंचित को छत नहीं मिली, चाहे जितना ढिढोरा कोई सरकार पीट ले। जिस बेचारे को दिहाड़ी पे मजदूरी करता, रिक्शा चलाता है, आज भी उसको रहने के लिए छत नहीं है। व्यवस्था है सरकार की, पिछली सरकारों में 5,000, 7,000, 10,000 रुपए में आवास मिलते थे, आज की सरकार में 40,000, 50,000 में आवास मिल रहे, बिक रहे हैं। नहीं मानेगा कोई, आपने आप जरा पूछिएगा, ठीक है, ये स्थितियां हैं। तो हमारा प्रयास है कि हम लोग एक नया सिस्टम, जैसे सरकार ई टेंडरिंग ले आई है, हम एक सिस्टम लाना चाहते हैं कि हम सूची गांव से बनवाएंगे, ना उसमें प्रधान का हस्तक्षेप होगा, ना बीडीओ का, सेक्रेटरी का, एडीओ का। हम यहीं से टेंडर डालेंगे, उस गरीब का छत बना करके ठेकेदार आएगा, कहीं उसको रिश्वत देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राजभर जी, ये चूंकि कोरोना काल है, एक सवाल मैं छोटा सा आपसे पूछना चाह रहा हूं कि माघ मेला शुरू होने वाला है प्रयागराज में, करोड़ों लोग हिस्सा लेंगे, कहीं सुपर स्प्रेडर ना बन जाए कोरोना का वो जो मेला है, क्या आपको लगता है इस पर रोक लगनी चाहिए? देखिए, हम तो फिर कह रहा हूं कि मैंने चुनाव आयोग को एक पत्र अपनी पार्टी की तरफ से लिख के दिया कि सर्वदलीय बैठक बुला लिया जाए। व्यक्ति जीवित रहेगा तो चुनाव कराए जा सकते हैं, अगर व्यक्ति जिंदा नहीं है तो वो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपने देखा कि 2 घटनाएं मैं आपको जिक्र करूं। आज़ादी के बाद पहली पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जिसके शासन में सुप्रीम कोर्ट के जज आपके चैनल के सामने आकर के जनता से अपनी फरियाद किया, पहली घटना है 75 साल में। दूसरी घटना कि पीएमओ ऑफिस से फोन या सूचना जाती है और तीनों चुनाव आयोग हाजिर हो जाता है, ये क्या दिखता है? नहीं, माघ मेला बताइए ना, वो तो चुनाव मैं की वही बात कह रहा है। हूं, हाँ। वही बतिया मैं कह रहा हूं जी कि जब चुनाव आयोग पीएमओ दफ्तर जा रहा है जो स्वतंत्र संस्था है,
तो चाहे मेला हो, चाहे पंचायत चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, नहीं होना चाहिए आपके मुताबिक मेले का आयोजन नहीं होना चाहिए। न बही जवन भाजपा कहे वह सही। नहीं, राजभर जी क्या कह रहे हैं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ ना, मेला हो कि ना हो? मैं तो कहा ना कि पहले जीवन उसके बाद तो चुनाव, मेला भी पहले जीवन फिर मेला। मेला अगर है तो अब हम बोलेंगे तो बीजेपी के लोग जानते हैं क्या कहेंगे, ये धर्म के खिलाफ हैं। अब वहां जाके अगर कोई व्यक्ति कोरोना तो से, बीजेपी से डरते थोड़ी ना है, बोलिए। बीजेपी क्या करेगी? बीजेपी के कौन औकात है? बीजेपी क्या कर लेगी? अरे ओम प्रकाश राजभर एक पैर रेल में एक पैर जेल वाला नेता है, वैसे थोड़ा हम घूमते हैं। चलिए पंकज, आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। पंकज, राजभर जी एक बात बताइए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो गए, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ, तीनों में से सबसे ज्यादा आप किसका सम्मान करते हैं? कौन लगता है जिसने आपको सबसे ज्यादा धोखा दिया? पूरे देश को अगर नंबर 1 पर धोखा दिया और दुनिया में नंबर 1 का झूठ बोलने वाला नेता कोई है तो उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी जी। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, पूरे देश की संपत्ति बेच नंबर रहे हैं। 1 2 3 में करिए ना, कौन कौन है? बता तो रहा हूँ आपको। हाँ, शुरू एक तीनों का बता रहा हूँ, आगे आगे तीनों का बता रहा हूँ जी। गरीबों को कहा कि यह हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों हवाई जहाज पे उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिए। अब क्या करेंगे? और तो और जो गरीब ट्रेन में जनरल कोच में चलता था वो से जनरल कोच वो हटा दिए। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पर जुमला बोलने में 1 नंबर दुनिया में अमित शाह जी। आप ही के चैनल पे मैंने देखा था, किसी साथी ने पूछा कि आपने वादा किया था चुनाव में 15-15 लाख का, तो अमित शाह जी ने कहा कि मैंने वजन बढ़ाने के लिए जुमला बोला था, वोट लेने के लिए। मतलब आप योगी जी का बहुत सम्मान करते हैं, आपको लगता सही है वो? इस देश में, इस प्रदेश की बात करें, देश में नहीं, अगर देश की बात करें तब भी प्रदेश की बात करें, पिछड़े दलित का अधिकार लूटने वाला अगर कोई नेता उत्तर प्रदेश में नंबर 1 पर है तो योगी आदित्यनाथ है। और आपने जो ओवैसी साहब के साथ किया, आप तो कह रहे थे कि भाई आओ 100 नहीं 10 सीट पे लड़ो, समझौता करते हैं, और अखिलेश जी कह रहे हैं कि हम उनसे समझौता करेंगे नहीं। ये चक्कर क्या है आपके और अखिलेश जी और ओवैसी साहब के बीच में? देखिए, पर्दे पर 2 ही आदमी दिखते हैं ना, ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश जी। समझौते में प्रेमचंद प्रजापति जी हैं, बाबूराम पाल हैं, रामसागर बिंद हैं, किशड़ा पटेल हैं, संजय चौहान हैं, अनिल चौहान हैं, केशवदेव मौर्य हैं, लेकिन पर्दे पर 2 ही आदमी दिखते हैं। इस नाते दिखते हैं कि जो और हमारे साथी हैं वो हमारी बात मान गए कि नहीं, हम 100 सीट नहीं, हम 2 ही सीट पर लड़ेंगे, हम 2 ही लोग जीत के आवे, पहले जीत के आवे, हम 2 लोग रहेंगे तो अपनी पार्टी को बढ़ाएंगे। तो देखिए, पूरा देश कांग्रेस के साथ था ना, आवाज वही देश की जनता। आपने चूंकि कांग्रेस का जिक्र कर दिया, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं। आपने एक हाल में बड़ा विवादित बयान दे दिया कांग्रेस की नेता प्रियंका गांधी को लेकर। उन लोगों का जो नारा है कि लड़की हूं लड़ सकती हूं, आपने ये कह दिया कि उनकी तो शादी हो गई प्रियंका की, अब लड़की कहाँ है, वो औरत हो गई, अब कहाँ लड़ सकती हैं? अब इसका क्या मतलब है? मैंने क्या गलत बोला? मैंने क्या गलत बोला? तो एक लड़की जब तक शादी न हो जाए, हाँ, जब तक शादी न हो जाए तब तक वो लड़की है। शादी हो जाने के बाद उनको लड़की कोई नहीं कह सकता। मैंने देखा वो जो मीटिंग मैंने देखा, उसमें सब 14 साल 13 साल 12 साल 15 साल की लड़कियां थी जो वोट नहीं दे सकती। मैं सही कहा हूं, आज भी कह रहा हूं, हमारी माँ लड़की नहीं हो सकती। नहीं तो माँ लड़ तो सकती है ना? है माँ, हाँ ये बात तो मैं मान सकता हूँ, माँ लड़ सकती है, लेकिन लड़की लड़ सकती है, लेकिन जो उनकी भाषा शैली है उनके सहारे वो लड़ने के लिए, तो वोटर है नहीं है तो क्या लड़ेंगे? सवाल इस बात का है ना, वोटर नहीं है। हाँ। वो वोटर नहीं है तो उनसे उनको लेके क्या लड़ा जाएगा? हम बहनों के साथ लड़ सकते हैं, माँ को लेके लड़ सकते हैं, भाभी को लेके लड़ सकते हैं, तो ये बात तो समझ में आती है। बहुत बहुत शुक्रिया ओम प्रकाश राजभर जी, आप हमारे इस मंच पर आए, घोषणा पत्र का आप हिस्सा बने, बहुत बहुत धन्यवाद। चुनाव बहुत नजदीक है, उसके बाद पता चल जाएगा किसके दावों में कितना दम है। धन्यवाद आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। फिलहाल घोषणा पत्र में आज के इस अंक में इतना ही। किसी नए मेहमान के साथ अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए एबीपी न्यूज।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।